इस वीडियो में बच्चों हम लोग निचला श्वसन तंत्र जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र में हम लोग जो 3 पार्ट है उसके पढ़ चुके हैं। नासिका में हम नासा गुहा के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर ग्रसनी के बाद जो स्वर यंत्र होता है वो हम लोग देख चुके हैं। स्वर यंत्र जो होता है वो एक्चुअली किसके रूपांतरण से बनता है? श्वास नली के रूपांतरण से ही बनता है। पर श्वास नली से जो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा या नेक्स्ट पार्ट हम श्वसन तंत्र का वो शुरू कर देते हैं, वो हमारा निचला श्वसन तंत्र। तो निचला श्वसन तंत्र के अंदर 2 भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र के। पहला होता है श्वास नली और दूसरा होता है फेफड़े। ठीक है, यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि श्वास नली का विभाजन बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये डायग्राम जो आपको साइड में दिख रहा है वो, और आपको इसका जो डिवाइडेशन है वो आपको बताना पड़ सकता है। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो देखो, सबसे पहले है हम लोग बात करते हैं निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली जो इसका पार्ट है उसके बारे में। तो श्वास नली एक अपारदर्शक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो एक संरचना होती है पाइप के समान। इस तरीके से पाइप के समान ये जो आप देख रहे हो ये संरचना है। अब इसके अंदर जो है वो स्तंभाकार इस तरह से कोशिकाएं पाई जाती है और उनपे हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? बाल पाए जाते हैं। तो आंतरिक सतह जो है रोमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक की बनी हुई होती है। रोम क्यों पाए जाते होंगे? क्योंकि आप जो वायु ले रहे हो, आपको पता है ऊपर हमारे जो हेयर्स होते हैं, जो रोम पाए जाते हैं नाक में, वो वायु को छान कर उसके अंदर जितने भी मिट्टी के कण वगैरह है उनको चिपका लेते हैं। लेकिन अगर वो कंप्लीट आपने मुख से जो ली है वायु, वो क्या छन के गई है? क्योंकि मुंह में तो बाल वगैरह है ही नहीं ना, तो वो छन के नहीं जाती। तो ऐसी वायु को यहाँ पर ये जो हमारी श्वास नली है ना, इस श्वास नली के अंदर जो रोम है वो क्या करते हैं? पकड़ने का काम करते हैं, उनको अटका लेते हैं अपने अंदर। फिर उसके बाद इन स्तंभाकार कोशिकाओं के बीच बीच में कलश कोशिका होती है जो कि किसका स्रवण करती है? श्लेष्मा का, यानी चिपचिपे तरल का। वो चिपचिपा तरल और ये बाल मिलकर वायु को छानने का काम करते हैं। वायु को छानने का मतलब है कि जो वायु होती है उसमें से हानिकारक तत्वों को, जीवाणुओं को, मिट्टी के कणों को अलग करने का काम करते हैं। तो ये कलश कोशिका जो है श्लेष्मा का स्रवण करती है। फिर इसके बाद ये जो है, ये हमारी जो सांस नली है इस पे उपास्थि से बने हुए हैं। इस तरीके से सी आकार के क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ नहीं होते, सिर्फ किधर होते हैं? इस तरीके से सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रेकियल छल्ले कहा जाता है। क्योंकि श्वास नली को इंग्लिश में ट्रेकिया कहा जाता है, उसके ऊपर ये सी आकार के उपास्थिति के बने हुए संरचना पाई जाती है, इसलिए इन्हें ट्रेकियल छल्ले के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर आप लोग घरों में, हम लोग मोटर जो होती है उससे पानी ऊपर चढ़ाते हैं, तो जैसे ही हम लोगों ने मोटर को बंद किया है ना, तो जो पानी है वो बंद हो गया और जो वायु होती है वो भी खाली हो जाती है, तो पाइप एकदम क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो सेम कंडीशन वही होती है कि जब हम वायु को ऊपर फेंकते हैं तो जो पाइप है वो खाली हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो उस चिपकने को रोकता है कौन? ये सी आकार के छल्ले। ये जो श्वास नली होती है यहाँ पर इस तरीके से, ये आगे चलकर इधर दाएं और बाएं फेफड़े के अंदर जाने के लिए क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। मतलब इधर भी ये फेफड़ा है और ये इधर भी फेफड़ा है। ठीक है, तो ये श्वास नली डिवाइड हो गई दाएं और बाएं फेफड़े में प्रवेश के लिए। मतलब पहले एक पाइप था, लेकिन अभी ये पाइप क्या हो गया? 2 हिस्सों में इस तरीके से क्या हो गया? डिवाइड हो गया ये इस तरीके से। तो ये जो डिवाइड है, ये हिस्सा ऊपर वाला जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना आपको मार्कर का, वो तो हमारा हो गया श्वास नली। और श्वास नली को किस पे प्रवेश करना है? फेफड़ों में। तो ये दाएं, क्योंकि 2 फेफड़े होते हैं तो अलग, दोनों दाएं और बाएं फेफड़े दोनों में प्रवेश करेगी। तो ये श्वास नली डिवाइड हो जाती है और डिवाइड जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या बोलते हैं? प्राथमिक श्वसनी। ठीक, तो ये प्राथमिक श्वसनी फिर फेफड़े में जाकर इस तरीके से और डिवाइड हो जाती है, उसे हम कहेंगे द्वितीय श्वसनी। दोनों फेफड़ों में सेम चलती है। ठीक है, प्राथमिक श्वसनी जो है उसको हम ध्यान रखना ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं। ब्रोंकाई इंग्लिश वर्ड है और श्वास नली को ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक श्वसनी, फिर ये और डिवाइड हुई तो उसे हम बोलेंगे द्वितीय श्वसनी। द्वितीय श्वसनी और विभाजित हो गई तो क्या कहलाएगी? पतली पतली पाइप के अंदर चेंज होती जाती है जैसे जैसे फेफड़ों में, तो ये तृतीय श्वसनी कहलाएगी। उसके बाद तृतीय श्वसनी और डिवाइड हो जाएगी पतली पतली नलिका रूपी संरचना में, उन्हें अंतः फुफ्फुसीय श्वसनी कहेंगे। इस तरीके से अब ये अंतः फुफ्फुस श्वसनी है वो और डिवाइड होगी पतली पतली, और उसे हम श्वसनिका कहेंगे। श्वसनिका को जो है हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल के नाम से भी जानते हैं। श्वसनिका को किस नाम से जाना जाता है?
ब्रोंकियोल के नाम से जानते हैं। श्वसनिका फिर डिवाइड होगी तो किसमें किसमें चेंज हो जाएगी, पिंडकीय श्वसनिका में। फिर ये और डिवाइड हो गई, ये पिंडकीय श्वसनिका और डिवाइड हुई अंतः श्वसनिका के अंदर। फिर अंतः श्वसनिका डिवाइड होगी, क्या बनाएगी, कुपिका नलिका। फिर कुपिका नलिका इस तरह से डिवाइड हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं आलिंद। क्या बोलेंगे, आलिंद। मैंने वहां उधर नहीं लिखा है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ध्यान रखना कुपिका नलिका फर्दर पतली पतली में डिवाइड हो गई, उसे आलिंद बोलते हैं। और आलिंद के अंतिम सिरों पर पाए जाते हैं कुपिका कोश। क्या पाए जाते हैं, कुपिका कोश। और कुपिका कोश जो होते हैं उसमें कुपिका कोशिकाएं पाई जाती है। ये कुपिका कोश ही वो सतह है जहां पर मतलब रक्त और यानी ये कुपिका कोश के माध्यम से ही क्या किया जाता है, रक्त के अंदर जो CO2 लाई जाती है उत्तकों से उसको, और ये फेफड़ों के द्वारा जो वायु मतलब यहाँ से वायु श्वास नली से होती हुई ये फर्दर यहाँ आती 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 यानी ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी तो ऑक्सीजन को रक्त में डाला जाता है यहाँ से और CO2 को ले लिया जाता है। तो ये कुपिका जो होती है कोशिकाएं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। अभी बच्चों हम लोगों ने क्या देखा है कि श्वास नली जो है वो कैसे विभाजित होती है। तो श्वास नली जो है वो फेफड़ों में जाने से पहले प्राथमिक श्वसनी और द्वितीय प्राथमिक श्वसनी में डिवाइड होती है, दाईं और बाईं। फिर द्वितीय श्वसनी फेफड़ों के अंदर जाने के बाद फिर ये द्वितीय श्वसनी तृतीय श्वसनी में, फिर तृतीय श्वसनी अंतः फुफ्फुसीय श्वसनी में, फिर अंतः फुफ्फुसीय श्वसनी श्वसनिका में, फिर डिवाइड होती है पिंडकीय श्वसनिका में, फिर अंतः श्वसनिका में, फिर श्वसन श्वसनिका में। और श्वसन श्वसनिका जो है वो कुपिका नलिका में डिवाइड होती है। और कुपिका नलिका जो है वो और फर्दर डिवाइड होकर आलिंद के अंदर डिवाइड होती है, आलिंद नलिकाओं में। और इसके आगे जो है आलिंद के अग्र सिरे पर क्या लगे रहते हैं, कुपिका कोश। उन कुपिका कोश के अंदर क्या पाई जाती है, जो कुपिका कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती है। तो अब इस एक कुपिका कोश की हम लोग संरचना ले रहे हैं, कैसी होती है देखो। ये सपोज हमारी क्या है, ये इस तरीके से, ये तो हमारी हो गई कुपिका नलिका। कुपिका नलिका वापस किसमें डिवाइड होती है बेटा, आलिंद में। इनके अग्र सिरे पर क्या लगे रहते हैं, कुपिका कोश। ठीक है, तो यह वायु जो है यहाँ से प्रवेश करके इधर आके मतलब कुपिका तक पहुंच के कहाँ जा रही है, इस गुहा के अंदर यानी कुपिका गुहा के अंदर प्रवेश कर रही है। अब यहाँ पर इस गुहा के चारों ओर कुपिका कोशिकाएं क्या करती है, परतें बनाती है। आ रही बात समझ में। और इसके चारों तरफ रक्त केशिकाओं का जाल होता है। रक्त केशिका किसको कहते हैं, हमारे पास दो है, एक तो देखो धमनी और एक शिरा, है ना। ये फर्दर डिवाइड होती है तो कहलाती है शिरिका और ये क्या कहलाती है, धमनिका। अब ये और पतली हो जाती है, सॉरी इधर दिख नहीं रहा आपको, धमनी डिवाइड होकर क्या कहलाएगी, और पतली हो जाएगी तो धमनिका। शिरा क्या कहलाएगा, शिरिका कहलाएगी। जब ये और भी पतली हो जाती है तो इनको जोड़ने का काम करती है कौन, केशिकाएं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कुपिका कोश, इसके चारों ओर जो कोशिकाओं का समूह आ गया, इसके चारों ओर केशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। यानी पतली पतली नलिकाकार रूपी संरचना होती है जिसमें रक्त होता है ना। तो इसके अंदर इधर से जब आएगा तो इससे शिरिका जुड़ी हुई होती है। अब शिरिका कौन सा लाती है, रक्त। शिरिका जुड़ी होती है और धमनिका जुड़ी होती है, उसको मैं फर्दर आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान रखो क्योंकि इसकी आपको स्ट्रक्चर समझनी है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो कुपिका कोश है इसके बाहर जो है वो केशिका, रक्त केशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल, जिसके अंदर ब्लड क्या होता है, उपस्थित होता है। और ये ब्लड ही कहाँ से आता है, उत्तकों से जो CO2 है उसको लेकर आता है। यानी आएगा तब तो क्या होगा, CO2 युक्त रक्त आएगा और जाएगा जब कैसा होगा, O2 युक्त, क्योंकि यहाँ बीच में क्या कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन तो ले ली जाएगी और CO2 क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। तो अभी हम लोग देखते हैं कुपिका की संरचना कैसी होती है। तो ये देखो यहाँ पर देखो कि कुपिका जो है वो फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है, क्योंकि फेफड़ों का जो निर्माण होता है उसके अंदर इन कुपिका कोशिकाओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फेफड़ों के अंदर लगभग
60 करोड़ के, मनुष्य के फेफड़ों में 60 करोड़ के लगभग क्या होती है, कुपिकाएं जो है वो पाई जाती है, कुपिका कोशिकाएं पाई जाती है। तो इनकी संख्या ज्यादा होती, इतनी ज्यादा है तो फेफड़ों का बड़ा जो निर्माण में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए संरचनात्मक, कार्यात्मक इसलिए क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जो गैसों का आदान प्रदान, फेफड़ों का मुख्य काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान का मतलब यानी ऊतकों से आने वाली CO2 को ले लेना और ऑक्सीजन को दे देना, ताकि ग्लूकोज क्या हो जाए, टूट जाए, है ना। तो वो क्रिया जो होती है, इसीलिए इसको संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो कुपिका कोशिका होती है वो शल्की उपकला की बनी होती है। शल्की में कैसी होती है कोशिकाएं, चपटी होती है, तो उन्हें हम शल्की कहते हैं। तो शल्की उपकला कोशिकाओं का बना होता है। तो अब ये इसी संरचना को मैं बता रही हूँ, देखो कैसा है, ये कुपिका गुहा, ये गुहा जो मैंने बना रखी है ना, तो ये कुपिका गुहा हो गई और यहाँ पर इसके आलिंद पाए जाएंगे, ये वाला आलिंद जो है ना। अब इसके अंदर सबसे पहली जो मेम्ब्रेन होती है, नीचे नीचे पतली सी जो कोशिकाओं से बनती है, उसे हम बोलते हैं कुपिका उपकला। क्या बोलेंगे, कुपिका उपकला। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कोशिकाओं से बनने वाली ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं मैंने थोड़ी बनाई है ताकि आपको अलग से दिखे। वो दूसरी जो झिल्ली आएगी उसे बोलेंगे हम आधारीय झिल्ली। क्या बोला जाएगा, आधारीय झिल्ली। ठीक है, कुपिका उपकला के बाद नेक्स्ट आएगी लेयर, वो होगी आधारीय झिल्ली। आधारीय झिल्ली के बाहर यहाँ पर जो आप देख रहे हो मैंने डॉट डॉट से बनाए हैं, ये आपकी केशिका है, रक्त केशिका, जिसके अंदर इधर तो CO2 युक्त रक्त आता है और इधर कैसा हो गया, O2 युक्त रक्त आ गया। तो ये इसकी जो आप ये परत देख रहे हो जो कि किससे जुड़ी हुई है, आधारीय झिल्ली से। भाई सबसे पहली लेयर ये जो अंदर ही अंदर वाली है, ये आपकी क्या कहलाएगी, कुपिका उपकला। फिर उसके बाद सेकंड लेयर आएगी वो आधारीय झिल्ली। फिर यहाँ पर ये जो थर्ड आप देख रहे हो आधारीय झिल्ली, आधारीय झिल्ली के बाहर इस तरह से केशिका पाई जाएगी, मतलब इससे पतली पतली केशिकाएं क्या करेगी, जाल बनाएगी। तो ये जो केशिका है वो इससे जुड़ी हुई है। तो ये केशिका और ये जो आपको कुपिका की आधारीय झिल्ली दिख रही है उससे जो जुड़ी है, तो वो जो लेयर है केशिका की, ये वाली लेयर जो किससे जुड़ी हुई है, इस आधारीय झिल्ली से जुड़ी हुई है, उसे हम बोलेंगे रक्त केशिका की अंतःकला। क्या बोलेंगे, रक्त केशिका की अंतःकला। तो आधारीय झिल्ली, कुपिका उपकला और रक्त केशिका की अंतःकला मिलकर हमारी क्या कहलाएगी, श्वसन कला कहलाएगी। क्या कहलाएगी, श्वसन कला। और इस श्वसन कला के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से ही गैस का क्या होता है, आदान प्रदान। तो श्वसन कला जो होती है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो हम मान सकते हैं किसके अंदर, गैसीय आदान प्रदान के अंदर। श्वसन कला का निर्माण किस किस से हुआ है, कुपिका उपकला, सेकंड आता है हमारी आधारीय झिल्ली, और थर्ड हो गया रक्त केशिका की अंतःकला। इन तीनों के मिलने से क्या बन रही है हमारी, श्वसन कला। और ये जो श्वसन कला है इसमें जो है छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से जो विसरण विधि होती है, कौन सी विधि, विसरण विधि। विसरण विधि में क्या होता है, जो अणु होते हैं वो अपनी अधिक सांद्रता से किधर जाते हैं, कम सांद्रता की। तो अब ये कुपिका के अंदर चूंकि वायु आई है तो कहाँ किसकी मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। और ये रक्त क्या लेके आ रहा है, CO2 लेके आ रहा है, तो रक्त में किसकी मात्रा ज्यादा है, CO2 की। तो ये CO2 जिधर अधिक है वहां से किधर जाएगा, कम की ओर। तो CO2 की मात्रा रक्त में तो ज्यादा है बेटा, लेकिन कम किधर है, कुपिका की गुहा में CO2 की मात्रा क्या है, कम। तो ये CO2 किधर चली जाएगी, इस कुपिका की गुहा में। अब ये वायु इधर आई है तो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की, लेकिन CO2 की मात्रा क्या है, कम। तो और रक्त में CO2 की मात्रा ज्यादा थी और ऑक्सीजन की क्या थी, कम। तो ये अधिक सांद्रता से ऑक्सीजन किधर चली जाएगी, कम सांद्रता की ओर चली जाएगी। कम सांद्रता कहाँ है ऑक्सीजन की, जो ब्लड है वो, क्योंकि ब्लड तो किसको लेके आया है, CO2 को लेके आया है। तो ऑक्सीजन तो कुपिका कोश से किधर चली जाएगी, ब्लड के अंदर यानी रक्त केशिका में, और CO2 जो रक्त लेके आया है वो कहाँ दे देगा, इस कुपिका गुहा के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो इसी विधि को हम कह रहे हैं विसरण विधि। विसरण विधि के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो हमारा ऑक्सीजन है उसका और CO2 का क्या किया जाता है, आदान प्रदान। एक कुपिका कोश जो होती है उसका व्यास जो होता है 0.2 जो है माइक्रोन के लगभग होता है। आ रही है बात समझ में।
तो इस तरीके से जो हमारी ये श्वास नली है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारी निचला श्वसन तंत्र में आती है फेफड़े। देखो अब हम लोग जो सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं श्वास नली के बाद वो है हमारे फेफड़े, ठीक है। यानी निचला श्वसन तंत्र के दो पार्ट थे, पहला था श्वास नली जो अभी हम लोगों ने देखा, दूसरा आता है फेफड़े। हमारा जो श्वसन तंत्र होता है उसका मौलिक अंग कहलाता है, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, लचीले होते हैं, स्पंजी होते हैं और इसके अंदर क्योंकि बहुत सारी श्वसनी श्वसनिका जो कुपिका कोश और ये पाए जाते हैं तो एक सघन जाल जो है इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इनके चारों ओर, है ना, दो झिल्लियों का आवरण होता है। मतलब ये जो फेफड़े आप देख रहे हो इसके चारों ओर ये फेफड़ा है, इसकी दो झिल्लियां इस तरीके से पाई जाएगी इन फेफड़ों के चारों ओर, ठीक है। तो ये जो झिल्लियां होती है पहली और दूसरी, तो दो झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। बाहर वाली पैराइटल फ्लोरोन कहलाएगी, यानी ये जो बाहर वाली है इसको हम बोलेंगे क्या, बाहर की ओर क्या कहलाएगी, बाहर की ओर कहलाएगी पैराइटल फ्लोरोन कहा जाएगा, ठीक है। फिर ये अंदर की तरफ जो दिख रही है ये वाली अंदर वाली कहलाएगी विसरल फ्लोरोन, यानी ये अंदर वाली है विसरल, ठीक है, और बाहर वाली क्या कहलाएगी, पैराइटल फ्लोरोन, ठीक है। और यानी ये जो फेफड़े होते हैं वो हमारा यहाँ डायफ्राम होता है, ठीक। डायफ्राम जो होता है वो क्या करता है, यानी ये वाला हमारा हिस्सा होता है वृक्षीय रीजन कहलाता है और ये वाला हमारा उदरी होती है। तो ये वृक्ष गुहा और उदर गुहा को डिवाइड करने का काम करता है। तो जो डायफ्राम होता है उसके ऊपर जो है लंग्स पाए जाते हैं और जिस गुहा में पाए जाते हैं उसको प्लूरल गुहा कहा जाता है, ठीक है। उसी से इन झिल्लियों का नाम पड़ा है प्लूरोन, समझ आ गया। तो जिस गुहा के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं वृक्षीय रीजन में, उसमें हम क्या कह रहे हैं, उस गुहा को प्लूरल गुहा कहते हैं और उसी आधार पर इन झिल्लियों का नाम पड़ गया है। अब देखो दो फेफड़े पाए जाते हैं मनुष्य में, एक होता है बायां फेफड़ा और एक होता है दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा कंपैरिजन टू दायां कैसा होता है, दायां हमारा राइट हैंड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मैं खड़ी रहूंगी तो मेरा चित्र ऐसा ही बनेगा, तो ये खड़े का चित्र है। तो इधर दायां बनाया मैंने, इधर बायां बनाया। जो बायां फेफड़ा होता है वो छोटा होता है, दायां फेफड़ा बड़ा और थोड़ा भारी होता है, किसके कंपैरिजन में, बाएं के में। अब ये जो फेफड़ा होता है दायां वाला वो डिवाइडेड होता है दो पालियों के अंदर। पहली पाली सुपीरियर कहलाती है और दूसरी कहलाती है इंफीरियर। इनको खाट जो होती है वो डिवाइड करती है। फिर आता है जो हमारा दायां फेफड़ा है वो तीन पालियों में डिवाइड होता है। पहली पहली पाली कहलाती है सुपीरियर, दूसरी होती है मध्य और तीसरी होती है इंफीरियर। तो इस तरीके से तीन पालियों में जो है ये फेफड़ा विभक्त होता है, समझ आ गया। तो ये हमारे फेफड़े होते हैं। अब इसके अंदर ये आपको पता ही, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि बहुत सारी ये जो हमारी श्वास नली डिवाइड होती है, श्वसनी होती है, फिर श्वसनिका होती है, फिर यहाँ पर कुपिकाएं होती है। तो इस तरह से एक सघन जाल इन फेफड़ों के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। फिर आता है, हमने तीसरा पार्ट जो देखा था वो था हमारा डायफ्राम और अंतरा परुषक पेशियां जो हमारे मांसपेशियों के अंतर्गत आता है। तो डायफ्राम जो है अरीय पेशियों से बनी हुई संरचना है जिसका काम होता है हमारी वृक्षीय गुहा और उदर गुहा को क्या करना, डिवाइड करना। ये गुंबद के आकार की संरचना है, मतलब इस तरीके से गुंबद की संरचना है। ये जो पसलियां होती है उसको लिफ्ट करने में, मतलब ऊपर उठने में, नीचे उठने में, और जो फेफड़ों का आयतन बढ़ने घटने उसमें मदद करती है। हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम उच्च वसन और नीच वसन पढ़ेंगे उसकी क्रिया के अंतर्गत। फिर आता है अंतरा परुषक पेशियां। तो हमारा पता है फेफड़ों के बाहर फेफड़ों की सुरक्षा करने का काम किसका होता है, पसलियों को। ये पसलियां है ना हमारे इधर, तो ये जो पसलियां होती हैं इन पसलियों के ऊपर ऐसे क्रॉस के रूप में ये अंतरा परुषक पेशियां क्या होती है, पाई जाती है क्रॉस के रूप में, और एकांतर क्रम में काम करती है। यानी दो तरीके की, बाह्य और आंतरिक। तो अगर बाह्य वाली सिकुड़ेगी तो आंतरिक क्या होगी, उस टाइम सेम टाइम में फैलेगी। यानी एकांतर वर्क होता है इनका। इनका भी क्या कैसे ये वर्क करती है वो हम उस क्रिया के अंदर फर्दर पढ़ेंगे। तो आपका यहाँ पर जो मानव श्वसन तंत्र है वो कंप्लीट होता है, समझ आ गया। अब हम जो श्वसन की क्रिया विधि है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं।